यदि कोई व्यक्ति लोन लेता है अपने दोस्त से, रिश्तेदार से या फिर किसी भी और व्यक्ति से बिना छानबीन किए हुए, तो वो इनकम टैक्स में भारी मुसीबत में फंस सकता है, जिसके बारे में कि हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, नए सर्कुलर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। चलिए हम दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं कि इनकम टैक्स में लोन के लिए क्या प्रोविज़न दी गई है। यहाँ पे मिस्टर रमेश के द्वारा अपने दोस्त से लोन लिया गया है। लोन चेक के द्वारा लिया गया है। मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन लिया है और यहाँ पे डेट भी आ रही है लोन की। तो इस केस में रमेश को क्या कंप्लायंस करनी है ताकि वो इनकम टैक्स की किसी मुसीबत में ना फंसे। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी एसएससी की बुक्स में कोई अमाउंट क्रेडिट हुआ मिलता है और जिसके बारे में कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, या फिर उसने एक्सप्लेन तो कर दिया लेकिन असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में उस अमाउंट को इनकम मान लिया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो इनकम टैक्स में ये बताना ही काफ़ी नहीं है कि आपने किस व्यक्ति से लोन लिया है, बल्कि आपको ये भी बताना होगा कि उस व्यक्ति के पास लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आया, क्योंकि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति की बुक्स में कोई लोन, बोरोइंग या अदर लायबिलिटी मिलती है तो उस केस में उसे एक्सप्लेन हुआ तभी माना जाता है जब व्यक्ति का जो क्रेडिटर है या जो एंट्री प्रोवाइड कर रहा है वो भी ये बता देता है कि उसके पास पैसा कहाँ से आया, यानी कि उस अपने सोर्स ऑफ फंड को एक्सप्लेन कर देता है। तो इस प्रकार ना सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने लोन किससे लिया है, बल्कि ये भी बताना है कि जिस व्यक्ति से लोन लिया है क्या उसके पास कैपेसिटी थी लोन को देने के लिए, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को आपको प्रूव करना है। तो यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस केस में जो आपने लोन लिया है या बोरोइंग ली है वो आपकी इनकम में ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। लेकिन ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती है यदि आपने जो लोन लिया है वो किसी वेल रेगुलेटेड एंटिटी से लिया है, जैसे कि मान लीजिए आपने बैंक से लिया है या फिर वेंचर कैपिटल फंड से लोन लिया है या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी से जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होती है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में ये भी प्रोविज़न दी गई है कि जो जिम्मेदारी है एक्सप्लेन करने की उस व्यक्ति की है जिसकी के बुक्स में क्रेडिट मिलता है, यानी कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है या बोरोइंग ले रहा है उसे एक्सप्लेन करना है कि उसने किस व्यक्ति से ये अमाउंट लिया है और जिस व्यक्ति से अमाउंट लिया है क्या उसके पास सफिशेंट फंड थे आपको लोन देने के लिए। तो यदि ये प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उस केस में टैक्स पेयर की इनकम में इस लोन अमाउंट या बोरोइंग को ऐड करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। आपके ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स की ये प्रोविज़न अप्लाई होती है भले ही आप लोन या बोरोइंग किसी रेजिडेंट व्यक्ति से ले रहे हैं इंडिया में या फिर नॉन रेजिडेंट व्यक्ति से ले रहे हैं। इसके अलावा लोन कितना बड़ा है ये मैटर नहीं करता, भले ही 2000 रुपये का आप लोन ले रहे हैं या फिर 2 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, आपको ये प्रूव करना होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको लोन दिया है क्या उसके पास कैपेसिटी थी आपको लोन देने के लिए, क्या उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नें भरी हैं या उसके ऊपर जो टैक्स है वो उसने पे कर दिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भले ही लोन 1 दिन के लिए लिया हो या 1 हफ्ते के लिए लिया हो ये मैटर नहीं करता है। यदि आपने कोई लोन या बोरोइंग ली है तो उस केस में आपको प्रूव करना होगा कि जिस क्रेडिटर ने आपको ये पैसा दिया है, व्यक्ति ने पैसा दिया है, उसके पास कैपेसिटी थी आपको देने की। इसके अलावा भले ही लोन अमाउंट सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको प्रूव करना होगा कि क्रेडिटर की क्रेडिट वर्दीनेस थी अमाउंट को देने की। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने लोन तो बैंकिंग चैनल से लिया है, RTGS से लिया है, NEFT से लिया है। तो इस केस में भी आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि जिस व्यक्ति ने आपको ये लोन या बोरोइंग दी है उसके पास कैपेसिटी थी, उसकी बैंक स्टेटमेंट से या उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न से आपको प्रूव करना होगा। इसके अलावा भले ही आप लोन लें, बोरोइंग लें या फिर कोई भी इसी प्रकार का और अमाउंट लेते हैं तो सभी के लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है कि आपको ही एक्सप्लेन करना होगा, यानी कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है या बोरोइंग ले रहा है
उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे इनकम टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि जिस व्यक्ति से अमाउंट लिया गया है उसने इसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो पे कर दिया था, यानी कि जो सोर्स ऑफ फंड है वो भी एक्सप्लेन करने होंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में ये भी प्रोविज़न दी गई है कि यदि आपका जो लोन का अमाउंट है 20,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में वो आप या तो अकाउंट पे ही चेक से ले सकते हैं या फिर अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से ले सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ले सकते हैं या फिर आप दूसरे मोड से ले सकते हैं जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो मान लीजिए आप 10-10 हज़ार रुपये करके लोन लेते हैं और अमाउंट टोटल 40,000 रुपये हो जाता है, तो आपको इंश्योर करना है कि आपको अकाउंट पे ही चेक या फिर ये जो मोड लिखे गए हैं इनके द्वारा ही लेना है। तो क्या यूपीआई एक्स्ट्रा से भी लोन लिया जा सकता है, जैसे कि किसी दोस्त से या फिर रिश्तेदार से? जी हाँ, ये आप ले सकते हैं, क्योंकि जो मोड प्रिस्क्राइब किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड वो इस प्रकार हैं। आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा ले सकते हैं, डेबिट कार्ड से ले सकते हैं, नेट बैंकिंग से ले सकते हैं या फिर IMPS से ले सकते हैं या UPI से भी ले सकते हैं या RTGS भी करवा सकते हैं अपने अकाउंट में या NEFT से ले सकते हैं या फिर भीम ऐप से ले सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लोन लेता है 1 मई को 15,000 रुपये बिहेवियर चेक से और उसके बाद फिर से 11 अगस्त को कैश में लोन ले लेता है उसी दोस्त से 15,000 रुपये। तो इस प्रकार यहाँ पे जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया वो 30,000 रुपया हो गया है। तो यहाँ पे आप 20,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट जो है वो कैश में नहीं ले सकते हैं या फिर अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं ले सकते हैं। तो इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर पेनल्टी लगा सकता है जो कि इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन टेकन हो सकती है। तो इस प्रकार 30,000 रुपये तक की पेनल्टी इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे लगा सकता है। तो यदि आप किसी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में ज़्यादा रेट से टैक्स लगता है। मान लीजिए आपने लोन लिया है लेकिन जिस व्यक्ति से लोन लिया है उसकी सोर्स नहीं बता पा रहे हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को, तो उस केस में ये देखा जाएगा कि यदि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिफ्लेक्ट कर दिया है और ITR में आप इसे डिस्क्लोज करते हैं तो उस केस में आपको 60% टैक्स इसके ऊपर देना होता है, प्लस 25% आपको सरचार्ज देना है, तो 75% टैक्स हो गया। इसके अलावा एजुकेशन सेस 4% देना है, तो इफेक्टिव टैक्स रेट 78% हो जाता है। और यदि आप इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर इसके बारे में पता लगाता है तो उस केस में आपके ऊपर 10% पेनल्टी भी लगाई जा सकती है जो कि टैक्स का 10% होती है। तो इस प्रकार जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो 84% बन जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोन लें, भले ही किसी दोस्त से लें, रिश्तेदार से लें या किसी और व्यक्ति से लें, तो आपको सोर्स ऑफ द फंड भी बताने होते हैं कि उस व्यक्ति के पास पैसा कहाँ से आया। तो कोई व्यक्ति कैसे इस्टेब्लिश कर सकता है कि जिससे उसने पैसा लिया है उसके पास सोर्स ऑफ फंड थे। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स की जो जजमेंट है उनसे हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे कि बताया गया है कि यदि आप क्रेडिटर से बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं और उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न ले लेते हैं तो ये माना जा सकता है कि आपने लेंडर की यानी कि क्रेडिटर की जो क्रेडिट वर्दीनेस है उसे प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट में तो पता लग रहा है कि टैक्स पेयर के पास फंड है लेकिन उसने इनकम टैक्स रिटर्न अकॉर्डिंगली नहीं फाइल की है। तो उस केस में हम CBDT से क्लैरिफिकेशन की उम्मीद करते हैं कि इस केस में भी क्या जो व्यक्ति लोन ले रहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है या फिर हाई टैक्स लगाया जा सकता है, इसके बारे में क्लैरिफाई कीजिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इनकम टैक्स की प्रोविज़न सही है या फिर इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि नया इनकम टैक्स एक्ट अगले 6 महीने में आएगा। तो आप अपने कमेंट हम तक ज़रूर पहुंचाएं वीडियो के नीचे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।